हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ये फर्स्ट क्लास है आज की। मैं इन्वायरमेंट का पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगी, ठीक है। और इसी के साथ जो करंट के साथ मुद्दा जुड़ा रहता है वो भी इसमें अपडेट रहेगा, साथ ही क्वेश्चन डिस्कशन भी होगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला वीडियो आप तक आ सके। तो चलिए आज हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि जो इन्वायरमेंट में है कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 2011 से लेकर 2019 तक का आंकड़ा बताया है कि किस साल कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इनको देख लीजिएगा। इसी के साथ मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी बताया है आपको कि किस साल कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इन क्वेश्चन को देखते रहेगा। आप जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो साथ में क्वेश्चन डिस्कशन ज़रूर कीजिएगा। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको उस क्वेश्चन में अगर कोई नहीं आ रहा है तो आप जाके अपनी बुक्स खोलें और वहाँ जाके इसको सीधा देखें, ताकि आपके जो भी डाउट्स है वो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम इसकी क्लास स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है आप इन्हें देख लीजिएगा, मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट की। तो इन्वायरमेंट यानी कि जो पर्यावरण है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द इन्वायरमेंट का हिंदी रूपांतर है, जो फ्रेंच के शब्द इन्वार से बना है, जिसका अर्थ होता है आसपास का आवरण। प्रकृति जो चारों ओर परिलक्षित है, जैसे कि वायु, जल, मृदा, पेड़ पौधे तथा प्राणी आदि सभी पर्यावरण के ये अंग होते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 क्लोज क के अनुसार पर्यावरण में वायु, जल, भूमि, मानव जीवन एवं उसके क्रियाकलाप और अन्य जीव जैसे कि जंतु, पौधे, सूक्ष्म जीवाणु और उनके मध्य विद्यमान अंतर संबंध सम्मिलित है। पर्यावरण के प्रभाव प्रकृति में पाए जाने वाले निर्जीव भौतिक घटकों जैसे कि वायु, जल, मृदा आदि तथा जैविक घटकों में पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जैविक पर्यावरण में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो निर्जीव और सजीव ये जो जैविक घटक है उसमें जैसे कि निर्जीव में क्या कहते हैं, वायु, जल और मृदा। वही जैविक घटक यानी जिसमें जीव हो, जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, तो उसको जैविक घटक कहा जाता है। भौतिक पर्यावरण तथा जैविक पर्यावरण ये दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अर्थात भौतिक पर्यावरण बदलने से ही जैविक पर्यावरण भी बदल जाता है। अब भौतिक पर्यावरण के प्रकार और उनके घटकों कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है, तो ये 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है, ठोस, द्रव्य और गैस, ठीक है। तो भौतिक पर्यावरण की 3 श्रेणियां हैं, जैसे कि स्थलमंडलीय पर्यावरण, जलमंडल पर्यावरण और वायुमंडलीय पर्यावरण। ये भौतिक पर्यावरण की श्रेणियां हैं। और जैविक घटकों की 2 श्रेणियां हैं, जिसमें वनस्पति एवं जंतु के आधार पर जैविक पर्यावरण को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है, जैसे कि वनस्पतिक पर्यावरण और जंतु पर्यावरण। विभिन्न जीवधारियों द्वारा सामाजिक समूह एवं संगठन की रचना करने के कारण सामाजिक पर्यावरण का निर्माण होता है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जीवधारी को अपने जीवन निर्वाह, अस्तित्व एवं संवर्धन के लिए भौतिक पर्यावरण से पदार्थों को प्राप्त करना पड़ता है। आर्थिक पर्यावरण का निर्माण होता है। इसी प्रकार मानव द्वारा सांस्कृतिक एवं राजनीतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। पर्यावरण की गतिशीलता, पर्यावरण की प्रकृति गतिशील है और भौतिक तथा जैविक पर्यावरण के
तत्वों में सदैव कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। अब पर्यावरण को दो भागों में बांटा जाता है, प्राकृतिक भौतिक वातावरण, उसमें वायु, जल, भूमि, मिट्टी, पेड़ पौधे और प्राणी, और प्राकृतिक सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण मानवकृत में मानव अपने प्रयत्नों से जब प्राकृतिक भूदृश्यों में बदलाव या परिवर्तन देता है तो परिवहन मार्गों का निर्माण एवं मानव बस्तियां और कारखानों का निर्माण होता है। अब पर्यावरण की समस्या क्या है, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स। तो जीवमंडल के किसी घटक में होने वाला प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिवर्तन, घर घर से फेंका जाने वाला कूड़ा करकट और कारखानों से अपशिष्ट पदार्थ और रासायनिक कचरे तेल वाहक जहाज़ों से रिसकर समुद्र में पहुंचते हैं, और गैस से प्रदूषक जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो मोटर गाड़ियों द्वारा उत्पत्ति होती है, कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले बम विस्फोट से उत्पन्न गैस, कचरों के सड़ने से उत्पन्न गैस है। तो ये सब पर्यावरण की समस्या है। जो हम घर का जो कूड़ा कचरा होता है वो ऐसे ही जगह फेंक देते हैं जहाँ से पर्यावरण प्रदूषित होता है। जैसे कारखाने, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी धुआं छोड़ती है, तो ये पर्यावरण को प्रदूषित करता है और इससे कई सारी बीमारियाँ फैल जाती है। तो आपको इसको खुद को रोकना पड़ेगा। सरकार इस पे बहुत सारे कानून लेके आई है, लेकिन इसको फॉलो जनता को करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रदूषण मुक्त रखने के कुछ उपाय, यानी कि प्रदूषण को कम करने के क्या क्या उपाय है। तो प्लास्टिक के थैलों और कांच की जो शीशियाँ होती है वो वस्तुओं का उपयोग उसको हमें कम करना चाहिए। जैसे कि प्लास्टिक की थैलियों पर सरकार ने बैन भी लगाया था, और जो शीशे यानी कांच की जो बोतलें होती है, ठीक है, तो ये वस्तु हमें कम से कम उपयोग करनी है। आप अगर घर से मार्केट में कोई सामान लेने जा रहे हैं तो अपने घर से बैग लेके जाइए। तो प्लास्टिक का कम से कम उपयोग कम कीजिए, और जो प्लास्टिक आपको देता भी है कि सब्जी डाल के, तो आप उन्हें भी ये बताइए कि प्लास्टिक का आप उपयोग ना करें। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे से ही बात पहुँचेगी। और सौर ऊर्जा और आणविक ऊर्जा का विकास कर परंपरागत कोयला से ईंधनों के उपयोग को कम करना है। समुद्री लहरों का उपयोग प्रदूषण मुक्त ऊर्जा उत्पादन में किया जाए, और पर्यावरण के संरक्षण में पन बिजली घरों की बहुत बड़ी भूमिका है। ऊर्जा के जो अन्य स्रोत है जैसे कि भूगर्भीय ताप तथा गैसर का भी इस्तेमाल हो, और जापान, इटली, आइसलैंड, मैक्सिको और न्यूजीलैंड में ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत को बढ़ावा दिया जा रहा है। आणविक परीक्षा यानी कि बम विस्फोट पर रोक लगाया जाए। कारखानों में गैस शुद्धिकरण यंत्र लगाया जाए तथा कम अपशिष्ट वाली उन्नत तकनीक क्रियान्वित किया जाए। ठीक है, तो अगर हमें प्रदूषण को कंट्रोल में लाना है तो आपको इन सारे बिंदुओं को फॉलो करना होगा। अभी आप देख सकते हैं कि जो कोविड-19 महामारी हमारे यहाँ फैली है, इससे वाहन नहीं चल पा रहे हैं, जिससे बहुत सारा प्रदूषण कंट्रोल में आ गया है। तो एक तरीके से ये प्रदूषण मुक्त भी हुआ है। ठीक है, तो यह कहीं ना कहीं हमें लाभ भी यहाँ पे हुआ है। अब है पर्यावरण की रचना में महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो धरातलीय, मृदा का कारक, जल कारक, प्रकाश कारक और ताप कारक। तो पर्यावरण के 3 प्रमुख संघटक है, अजैविक या संघटक, जैविक संघटक या ऊर्जा संघटक। इसमें अजैविक और भौतिक संघटक अजैविक। अब भौतिक संघटक के अंतर्गत स्थलमंडल, वायुमंडल तथा इसमें जलमंडल आते हैं। अब स्थलमंडल यानी कि स्थलमंडल भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले ठोस सेल पदार्थों की परतें है। निर्माण तत्वों, खनिजों, बॉक्साइट, डोलोमाइट, हेमाटाइट और फ्लेशपार। सेलों में आग्नेय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित सेलें तथा मिट्टी में जलोढ़ मिट्टी, दामोट, लैटेराइट और लैटेराइट मिट्टी, ये सब आते हैं। अब पृथ्वी के अंदर
3 मंडल पाए जाते हैं। जैसे कि ऊपरी मंडल को हम क्या कहेंगे, भूपृष्ठीय अथवा क्रस्ट, जिसकी मोटाई 30 से लेकर 100 मीटर तक होती है। ये महाद्वीपों में इसकी मोटाई अधिक है और महासागरों में क्रस्ट या तो होती ही नहीं है, और यदि होती भी है तो बहुत ही पतली होती है। और क्रस्ट का जो ऊपरी भाग है वो स्थल मंडल का प्रतिनिधित्व करता है। अब क्रस्ट का निर्माण मुख्यतः लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकेल, गंधक, कैल्शियम तथा एल्यूमिनियम तथा सिलिका की मात्रा इसमें अधिक होती है। और वायुमंडलीय, तो वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण जो कि पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 78%, ऑक्सीजन 21% और जो आर्गन है वो 0.9% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% रहता है। ठीक है, तो सबसे अधिक मात्रा किसकी है, तो नाइट्रोजन की है, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। नम वायुमंडल में जल वाष्प की जो 5% तक होती है। वायुमंडलीय जल वाष्प की प्राप्ति सागरों, जलाशयों, वनस्पतियों तथा मृदाओं के जल से होती है। जलवाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। जल वाष्प के कारण ही बादल, कोहरा, पाला, वर्षा, ओस, ओला तथा हिमपात होता है। इसके कारण जल वाष्प के कारण। वायुमंडल का जो घनत्व है वो ऊंचाई के साथ क्या होता है, घटता जाता है। जैसे ही आप मतलब जितनी ऊंचाई पर जाओगे तो वहाँ पे वायुमंडल कम होता जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं वायुमंडल की परतें। तो वायुमंडल में कितनी परतें होती है, तो वायुमंडल में आपकी टोटल 5 परतें होती है। जैसे कि पहली है क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल, ये सबसे निचली परत होती है। इसमें क्या क्या पाया होता है, तो देखिए जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधित सारी जो घटनाएं हैं वो इसी से घटित होती है। इसमें प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर वायु का जो तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस की औसत दर से घटता है। सीमा विषुववृत्त के ऊपर 118 किलोमीटर की ऊंचाई तक तथा ध्रुवों के ऊपर लगभग 8 किलोमीटर तक होता है। अब है समताप मंडल। इसकी जो मोटाई है वो 20 किलोमीटर से 55 किलोमीटर तक होती है। इस मंडल में तापमान स्थिर रहता है और उसके बाद ऊंचाई के साथ ये बढ़ता जाता है। इस मंडल के निचले भाग में जेट वायुयान के उड़ान भरने के लिए आदर्श दशाएं है। इसकी ऊपरी सीमा को स्ट्रेटोपाज कहते हैं। ओजोन गैस सूर्य विकिरण की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है और उन्हें भूतल तक नहीं पहुंचने देती तथा पृथ्वी को अधिक गर्म होने से यह बचाती है। ठीक है, जो एरोप्लेन्स होते हैं वो समताप मंडल के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, ऊपरी मध्य मंडल यानी कि इसका जो विस्तार है वो 50 से लेके 55 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक है, और इस मंडल में तापमान की जो ऊंचाई के साथ है ये घटता है तथा मध्यम मंडल की ऊपरी सीमा मेसोपोज पर तापमान 80 डिग्री सेल्सियस बताया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ ताप में तेजी से वृद्धि होती है। अब है ताप मंडल को पूर्ण 2 उपमंडलों में बांटा गया है। पहला है आयन मंडल, जिसका ताप मंडल का निचला भाग है, जिसमें विद्युत आवेशित कण होते हैं। ये कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं और बेतार संचार को संभव बनाते हैं। आयतन मंडल की कोई सुस्पष्ट ऊपरी सीमा नहीं है। इसके बाद अंतरिक्ष का विस्तार है। अब है जल मंडल पर्यावरणीय, तो जो पृथ्वी की सतह पर महासागरों, झीलों, नदियाँ तथा अन्य जलाशयों के ऊपर रूप से फैली है। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी लगभग
1360 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर जल है। इसका जो 97% अर्थात 1320 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर जल अकेले महासागर में है, यानी कि महासागर यानी कि खारा जल है। लगभग 30 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर जल अंटार्कटिका एवं ग्रीनलैंड में है। एक अनुमान के अनुसार जो पृथ्वी पर लगभग 1360 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर जल है, इसका 97% मिलियन क्यूबिक किलोमीटर जल अकेले महासागरों में है तथा लगभग 30 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर जल अंटार्कटिक एवं ग्रीनलैंड में है। ठीक है। जीवमंडल के अवयव जीवमंडल का जो निर्माण है वो दो अवयव घटकों से हुआ है, जिसमें जैविक में है पशु पक्षी मानव और पेड़ पौधे जैसे अवयव है, और अजैव में हवा पानी मिट्टी और सूर्य का प्रकाश और जलवायु आते हैं। अब जैविक घटक, इसमें जीवमंडल पारिस्थितिकीय तंत्र पर्यावरण के जैविक या कार्बनिक संगठन का निर्माण 3 उप तंत्रों द्वारा होता है। जैसे पादप तंत्र, पौधे ही जैविक या कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। वन भूमि, वन घास क्षेत्र, दलदल घास मैदान आदि, और जनतंत्र में सपोषित संगठकों के अंतर्गत उन जंतुओं को सम्मिलित करते हैं जो अपने आहार के लिए प्राथमिक उत्पाद हरे पौधों पर निर्भर करते हैं। परपोषित संगठक, और अब है सूक्ष्म जीव तंत्र। सूक्ष्म जीवों को वियोजक भी कहा जाता है क्योंकि ये मृत पौधों, जंतुओं तथा जैविक पदार्थों की विभिन्न रूपों में सड़ा है और गलाकर इसको वियोजित करते हैं। अब ये हमारा आज का इन्वायरमेंट का फर्स्ट टॉपिक था। अब आपको इसमें अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप न्यूज़पेपर को फॉलो कीजिए, और कैसे नोट्स बनाने हैं आपको और कौन सी वेबसाइट पढ़नी है, इन वेबसाइट पर जाकर आप इन्वायरमेंट की जो भी करंट से रिलेटेड है वो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो इन वेबसाइट को आप फॉलो कीजिएगा। मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन